ब्रिटिशर्स को लगा कि बोस या तो जापान गए होंगे या फिर काबुल के रास्ते जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये दोनों ही गेस इनके पूरी तरह से गलत थे। इसलिए इनकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी लगने के बाद भी यह बोस को ढूंढ नहीं पाए। वो सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि बोस सोवियत यूनियन के लिए निकल रहे हैं। गुस्से से पागल हो चुके ब्रिटिशर्स ने बोस को एग्जीक्यूट करने तक के ऑर्डर दे डाले। लेकिन बोस के लिए सोवियत पहुंचना आसान काम नहीं था। पश्तून रीजन में ब्रिटिशर्स के एजेंट को बोस पर कोई शक ना हो, इसलिए बोस के दोस्त उन्हें गूंगा और बहरा बनने की सलाह देते हैं। अगर ऐसा हो, यह कुछ नहीं, बोले तो कमाल की बात करते हैं। अब इंसान है तो बोलेगा ही ना कॉमरेड, लेकिन इंसान गूंगा भी। तो होता है, काबुल के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते समय बोस एक पश्तून इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं और अपना नाम रख लेते हैं जियाउद्दीन। मॉस्को जाने के लिए बोस अपनी तीसरी फेक आइडेंटिटी बनाते हैं और इस बार वो इटली में रहने वाले एक रईस आदमी बनते हैं। इनके पास इटली का पासपोर्ट भी था, जिसम नाम लिखा था काउंट ओरलैंडो। मजो कोलकाता में अपने घर से निकलकर मॉस्को तक पहुंचने में बोस के लिए वह सारे दोस्त और सारे नेटवर्क काम आए जो 1933 से 38 के बीच यूरोपियन विजिट के दौरान इन्होंने डेवलप किए थे। सोवियत यूनियन और ब्रिटेन की बहुत पुरानी दुश्मनी रही और वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन इस बात से डर रहा था कि सोवियत यूनियन कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पे अटैक ना करते। इसीलिए बोस ने सोवियत यूनियन से जाकर भारत के लिए सपोर्ट मांगा। बोस को सोवियत यूनियन से सपोर्ट नहीं मिला। उल्टा सोवियत यूनियन खुद ही 1941 में ब्रिटेन के साइड से ही वर्ल्ड वॉर में कूद जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बोस एक स्पेशल कुरियर एयरक्राफ्ट में मॉस्को से जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट पूरे यूरोप में जर्मनी सबसे पावरफुल एनिमी की इस तरह लड़ रहा था। जर्मनी में बोस लगभग 2 साल रहते हैं। इस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट काम किए। जर्मनी में बोस को स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा गया। यह ब्यूरो आजाद हिंद रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग करने का काम करता था। आजाद हिंद रेडियो ने बोस की स्पीच को भारत के लोगों तक पहुंचाया। वो अपनी स्पीच में भारत के नॉर्मल लोगों से कहते थे कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो, और ब्रिटिश की आर्मी में मौजूद इंडियन से भी कहते थे कि आप भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक विद्रोह करते आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम सबब बिगुल बज उठे बोस की यह रीच ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने बोस को ही एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस M16 का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। ये सोच रहे थे कि ऐसी न्यूज बाहर आने के बाद शायद रशिया और जर्मनी वाले इनकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन बोस के प्लान पर ब्रिटिशर्स की इस चाल का कोई फर्क नहीं पड़ा। आजाद हिंद रेडियो के साथ बोस ने जर्मनी में इंडियन लीजन को भी एस्टेब्लिश करा। एन इंडियन लीजन ऑफ 3 एंट्री बलिया एंड ए कंपनी और रेगुलर्स वो भी ट्रे एफ दी ब्रिटिश ही RIR many or the prisoners who receive he proposals relief they wall ibu the same ought freedom for India from the British। ये इंडियन लीजन उन्होंने बनाई थी। उन सारे लोगों को इकट्ठा करके जो जर्मनी में इंडियन सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स की तरफ लड़ते हुए एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुके थे। तकरीबन 4500 सोल्जर्स थे जिनको इन्होंने वहां से आजाद करवाया और भारत की फ्रीडम के लिए जर्मनी में फोर्स के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार किया। इंडियन लीजन के सोल्जर्स आपस में जय हिंद बोल के सल्यूट करते थे और यही वो ग्रीटिंग है जो आज तक इंडियन आर्मी और पुलिस फोर्स में भी यूज होती है। जर्मनी में छोड़कर सबमरीन वो 1880 में बैठते और मेडागास्कर की तरफ चल पड़ते हैं। यह आखिरी बार था जब बोस अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखते हैं और उसके बाद कभी भी वो उनसे वापस नहीं मिल पाए। इस सबमरीन में बोस के साथ जर्मन नेवी के सोल्जर्स थे और जर्मनी में बोस को काफी अच्छे से ट्रीट किया गया। उनके लिए एक बड़ा सा घर, केयर ट्रेकर, सब कुछ अरेंज किया गया। लेकिन बोस के जर्मन नेवी के और जर्मन नेवी के सोल्जर्स थे वहां आराम करने नहीं गए थे, बल्कि वो बहुत टाइम के लिए हिटलर से मीटिंग करने की तैयारी कर रहे थे। 27 मई 1942 को बोस और हिटलर की पहली और आखिरी मीटिंग होती है। इसी मीटिंग में हिटलर ने बोस को अपनी लैंग्वेज में नेताजी कह के बुलाया था, लेकिन जो चीज बोस चाह रहे थे उसके लिए हिटलर और जर्मन फोर्सेस तैयार नहीं होती हैं। दरअसल जर्मन का सोचना था कि बोस को
अगर देखा जाए तो नेहरू और गांधी के कंपैरिजन में ये कम पॉपुलर है और ऐसे में उनके साथ अलायंस में आना एक सही डिसीजन नहीं होगा। बाकी हिटलर काफी हद तक एक रेसिस्ट इंसान था। वो सोचता था कि दुनिया व्हाइट आर्यन रेस के लिए बनी है, भारत आजाद हुआ तो यहाँ के लोग एक खतरा बन जाएंगे। ये रेसिस्ट थॉट्स उसने अपनी किताब मीन कैंप में भी लिखे हैं। खैर ये मीटिंग तो अनसक्सेसफुल रहती है, लेकिन जर्मनी में रहते हुए 1942 में बोस की वाइफ एक बेटी को जन्म देती हैं। बोस ने अपनी बुक इंडियन स्ट्रगल के सेकंड पार्ट को भी यहीं कंप्लीट करा, जो बाद में इटली से पब्लिश होती है। हिटलर से मीटिंग होने के बाद बोस कुछ टाइम तक और जर्मनी में रहते हैं और उसके बाद यहां से आगे बढ़ने के लिए वो जापान जाने का डिसीजन लेते हैं। जर्मनी के बाद जापान ही एक ऐसी पावरफुल कंट्री थी जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकती थी। 8 दिसंबर 1941 में जापान ऑलरेडी अमेरिका के पर्ल हार्बर में बॉम्ब गिरा चुका था और ब्रिटिश माल्या और सिंगापुर को इवेट कर चुका था। अगले 2 दिन में जापानियों ने साउथ चाइना अत्सी में 2 ब्रिटिश वरशिप को भी डुबा दिया था और 11 दिसंबर आते ब्रिटिश इंडिया में आने वाले बर्मा को भी इवेट कर दिया था। फेब 1942 आते सिंगापुर पूरी तरह से जापानीज के कंट्रोल में आ चुका था, जिसको चर्चिल ने खुद वर्स्ट डिजास्टर ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री बोला था। इसके अगले कुछ दिनों के अंदर ही जापान ने रंगून पर बॉम्बिला कता अब ज्यादा दूर नहीं था। ब्रिटिशर्स ये सब देखते हुए काफी पैनिक मोड में आ चुके थे और ब्रिटेन ने स्टैनफोर्ड क्लिप्स को भारत में फ्रीडम फाइटर्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए भेज दिया था। जर्मनी में बैठे हुए बोस ये सब कुछ देख रहे थे और इसीलिए वो जापान जाने अमेरिका डिसाइड करते हैं। फेब 1943 में बोस अपनी वाइफ और 3 महीने की बेटी अनीता बोस को उनके एक साथी आबिद हसन भी थे, जो बाद में जाकर एक डिप्लोमेट भी बनते हैं। सबमरीन में हुई इस जर्नी के बारे में आबिद हसन ने अपनी बुक सोल्जर रिमेंबर्स में काफी सारी चीजें लिखी कि कैसे बोस कई हफ्तों तक खिचड़ी और ऑमलेट खाते रहे जापान के लिए अपनी प्लानिंग और स्पीच तैयार करते रहे और कैसे ब्रिटिशर्स के अटैक से उनकी सबमरीन एक बार बाल बाल बची थी। अप्रैल 1943 में लगभग 2 महीने जर्मन सबमरीन में रहने के बाद बोस और इनके साथी आबिद हसन जापान की एक सबमरीन I-29 में बैठ जाते हैं। जापान में पहुंचने के बाद बोस का सबसे इंपॉर्टेंट मूव होता है आजाद हिंद फौज को रिवाइव करना। रिवाइवल इसलिए क्योंकि आजाद हिंद फौज लगभग 1.5 साल पहले ही बन चुकी थी और उसको एस्टेब्लिश करने वाले थे मोहन सिंह इंडियन लीजन की तरह ही आजाद हिंद फौज में भी ब्रिटिश इंडिया आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर को शामिल किया गया था और यह आर्मी शुरू करने में जापान के लेफ्टिनेंट जनरल इवाई फुजिवारा ने मोहन सिंह का साथ दिया था। जापान ने इस आर्मी के लिए मलाया और सिंगापुर में कैप्चर्ड 6,000 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दिए थे। ये वो इंडियन थे जो मजबूरी में जापान के अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे और अब आजाद हिंद फौज का ये पार्ट बन जाते हैं। लेकिन मोहन सिंह और जापानी जनरल के बीच में कुछ बातें जमती नहीं हैं और इवेंचर शिप चली जाती है राज बिहारी बोस के हाथों में। जुलाई 1943 नेताजी बोस और राज बिहारी बोस सिंगापुर के अंदर एक मीटिंग करते हैं और यहां पर आजाद हिंद फौज के करीब 13,000 सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। बोस की सिंगापुर की ये मीटिंग काफी सक्सेसफुल रहती है और उन्हें आजाद हिंद फौज की लीडरशिप दे दी जाती है। अपनी इस स्पीच में बस पूरी तरह से डिमोटिवेटेड हो चुके आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स को एक पर्पस देते हैं और वो उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। आजाद हिंद फौज में टोटल 5 ब्रिगेड थी, गांधी नेहरू, अब्दुल कलाम सुभाष और लक्ष्मीबाई। लेकिन ये सारे नाम नेताजी के आने से पहले ही दिए जा चुके थे। तभी एक ब्रिगेड का नाम खुद उनके नाम के ऊपर था। जैसे जैसे INA स्ट्रांग हो रही थी वैसे वैसे नेताजी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को वो भारत की आजादी डिक्लेयर कर देते हैं और सिंगापुर में ही एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं।